हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड साहिबगंज जीके के बारे में। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, साहिबगंज जो चौकीदार भर्ती परीक्षा होने वाली है 19 जनवरी को, तो उससे रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, एग्जाम तक हमारा प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड होगा, है ना। शाम 6 बजे तक सभी वीडियो हमारे अपलोड हो जाएंगे, हर रोज शाम 6 बजे तक। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी चौकीदार अभ्यर्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहिबगंज जिला से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, आज हम लोग उसको देखेंगे। अगर आपने डे 1 से लेकर डे एंड तक, ठीक है, हमारी क्लास को कंटिन्यू कर लिया, तो आप चौकीदार के एग्जाम में जब बैठिएगा, तो जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आराम से 50 में से 50 प्रश्न को सही करके आ जाइएगा, है ना। क्योंकि रिसेंटली अभी जो देवघर जिला में एग्जाम हुआ, तो वहां पे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, हमारे जो स्टूडेंट थे उसने 50 में 50 स्कोर किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहिबगंज जिला जो है ना, वो झारखंड के जो संथाल परगना प्रमंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, साहिबगंज का अगर अन्य नाम की बात किया जाए, तो इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार। बात करते हैं इसकी स्थापना को लेकर, तो साहिबगंज जिला का जो गठन किया गया, कब किया गया? 17 मई 1983 ईस्वी को किया गया, है ना। देखिए, ये आपका ऑनलाइनर टाइप से हो गया, ठीक है। अब जब मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा कल के क्लास में, तो वहां पे एक्सप्लेन करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, इसलिए मेरे एक एक क्लास को भी मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका लाभ आप ज़रूर उठाएँ। देखिए, अगला है कि क्षेत्रफल। साहिबगंज जिला का जो क्षेत्रफल है, जब आप अलग-अलग बुक को पढ़िएगा, वहाँ पे 2-2 डेटा दिया हुआ है। कहीं पे दिया हुआ है 1599 वर्ग किलोमीटर, कहीं पे 2063 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? लेकिन जो मान्य होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2063 वर्ग किलोमीटर मान्य हो जाएगा, है ना? कितना मान्य हो जाएगा? 2063 वर्ग किलोमीटर। मैंने दोनों को इसलिए यहाँ पे सम्मिलित किया, क्योंकि बच्चों के मन में फिर कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, है ना? चलिए आइए, बात करते हैं इसकी सीमा की। तो सीमा जो है, यानी साहिबगंज की जो सीमा होती है ना? वो पाकुड़ और गोड्डा जिले से लगती है। जब आप लोग मैप उठा के देखिएगा झारखंड का, तो जहाँ पे साहिबगंज है ना, तो साहिबगंज की सीमा किससे-किससे लगती है? आपका पाकुड़ और गोड्डा से लगती है। आइए अगला। और अगर राज्य में बात किया जाए, तो साहिबगंज की जो सीमा लगती है, वो बिहार और वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है? चलिए आइए, अगला है कि समुद्र तल से ऊंचाई। अगर साहिबगंज जिला का समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें की जाए, तो कितना 37.1 मीटर है। कितना है? 37.1 मीटर। अ, अगर फीट में बात किया जाए, तो 122 फीट हो जाएगा। ठीक है, अनुमंडल की बात करेंगे साहिबगंज में, तो दो अनुमंडल हैं। कौन कौन से अनुमंडल हैं? पहला साहिबगंज अनुमंडल, दूसरा राजमहल अनुमंडल। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करते जाइएगा हमारे चैनल को और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। देखिए, आइए अगला कि विधानसभा क्षेत्र की जब बात करते हैं हम लोग, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं साहिबगंज जिले में? 3। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? 3। तो देखिए, पहला हो गया आपका बोरियो। बोरिया लिखा गया है, बोरियो हो जाएगा आपका। बोरियो, आप लोग जानते होंगे कि बोरियो जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वो लोबिन हेम्ब्रम के कारण बहुत ही चर्चे में रहा है। लेकिन वर्तमान जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, तो बोरियो से जो सांसद हैं, कौन है आपके? सॉरी, बोरियो से जो विधायक हैं, वो आपके कौन है? धनंजय सोरेन है। ठीक है, बोरियो से विधायक हो गए आपके धनंजय सोरेन। जब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बरहेट की, किसकी बात करेंगे? बरहेट की। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। तो बरहेट से माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वे वहां से विधायक हैं बरेट से। और राजमहल की बात करेंगे, तो मोहम्मद ताजुद्दीन जो हैं, वो विधायक हैं राजमहल से। और तीनों जो विधायक हैं, तीनों सीट पर जेएमएम का कब्जा कब्जा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्या है कि लोकसभा क्षेत्र की बात जब करेंगे,
तो लोकसभा क्षेत्र एक है और वो कौन-सा लोकसभा क्षेत्र है? राजमहल, जहाँ के जो सांसद हैं वो विजय हांसदा हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? चलिए आइए। आइए फटाफट एकदम करते जाते हैं। अगला है कि प्रखंड, अगर बात करते हैं ना साहिबगंज जिले में प्रखंड की तो टोटल 9 प्रखंड हैं, ठीक है? कितने प्रखंड हैं? 9 प्रखंड हैं। कौन-कौन से प्रखंड हैं? आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका साहिबगंज प्रखंड देखिए साहिबगंज जो है ना जिला होने के साथ-साथ प्रखंड भी है, ठीक है? दूसरा हो गया आपका राजमहल प्रखंड, तीसरा हो गया बोरियो, बोरिया लिखा गया, बोरी हो जाएगा। चौथा हो गया बरहेट, पाँचवाँ हो गया उधवा, ठीक है? छठा हो गया तालझारी, सातवां हो गया बरहरवा, आठवां हो गया पथना, नौवां हो गया मंडरो, ठीक है? तो 9 जो प्रखंड हैं वो इस प्रकार से हैं। अगर बात करते हैं हम कुल जनसंख्या की, तो देखिए कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 11,50,567 लोग साहिबगंज जिले में निवास करते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल में एक बार होती है। पिछला 2011 में हुआ, इस बार 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करके 2026 कर दिया गया है। ठीक है? देखिए, ये जो कुल जनसंख्या है ना, कितना है आपका 11,50,567 तो इसमें कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिला होंगे, 2 ही लोग ना होते जनसंख्या में। तो देखिए, जो पुरुष है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 5,89,391 और जो महिला जनसंख्या है, वो कितनी है? 5,61,176 है ना? देखिए, ये सब जितने भी डाटा हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 टू सीधा एकदम यहाँ से प्रश्न उठा के दिए जाएँगे। ठीक है? ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आइए आगे देखते हैं कि नगरीय आबादी की जब बात करेंगे, ठीक है? आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये नोट्स तैयार किया है ना? तो कम से कम मेरे लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं दोगुना जोश, जुनून, जज़्बे के साथ अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ, है ना? देखिए, नगरीय आबादी की जब बात करेंगे साहिबगंज में, तो कितनी हो जाएगी? नगरीय आबादी मतलब क्या होता है? जो नगरों में लोग रहते हैं, है ना? तो नगर आबादी कितनी है? 1,59,666 लोग साहिबगंज जिले में मतलब जो नगरीय आबादी है, जो शहर में जो लोग रहते हैं, है ना? उसकी इतनी है। अगर परसेंटेज की बात किया जाए, टोटल में जो नगरीय आबादी का प्रतिशत जो होता है, कितना हो जाएगा आपका? 13.88% कितना है? 13.88% ठीक है? अब बात करते हैं ग्रामीण आबादी की। तो देखिए न जितनी टोटल आबादी है, तो उसमें जितना नगर में रहेगा, उसको माइनस कर दीजिए तो टोटल क्या निकल जाएगा? गाँव में रहने वाली आबादी। तो ग्रामीण आबादी की जब बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 9,90,901 कितना हो जाएगा? 9,90,901 हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? अगर परसेंट की बात किया जाए ग्रामीण आबादी का, तो 86.12% हो जाएगा आपका, ठीक है? यानी 86.12% हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि साहिबगंज की एक बड़ी आबादी जो है वो गाँवों में निवास करती है, ठीक है? आइए अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति की संख्या। देखिए, एक होता है एससी, एक होता है एसटी। तो साहेबगंज जो है संथाल परगना का हिस्सा है, तो अमूमन ये क्षेत्र जो है एसटी बहुल इलाका होगा, ठीक है? तो जब एसटी बहुल इलाका है, तो वहाँ पे कितने एसटी लोग पाए जाते हैं? ठीक है, एसटी की संख्या कितनी है? 3,08,343 एसटी लोग जो हैं, वो निवास करते हैं साहिबगंज जिले में। अगर परसेंट की बात की जाए टोटल में, तो 26.8% लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी ही है। इसलिए आप लोग देखिएगा, वहाँ के सांसद ठीक है, जो है वो भी एसटी समुदाय से आते हैं। वहाँ के 2-2 जो विधायक हैं, आपका बोरियो के विधायक हो जाएँगे, धनंजय सोरेन की बात की जाए, या फिर बरहेट के जो विधायक हैं ना हेमंत सोरेन की बात की जाए, दोनों एसटी समुदाय से आते हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है कि कुल अनुसूचित जाति की संख्या। देखिए, जाति मतलब होगा एससी, ठीक है? जनजाति मतलब क्या था? एसटी था आपका, जाति मतलब क्या हो गया? एससी। तो कुल अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? साहिबगंज जिले में 72,341 एससी लोग जो हैं, वो निवास करती है साहिबगंज जिले में, है ना? अगर टोटल परसेंट देखा जाए कुल जनसंख्या में एसटी का सॉरी एससी का परसेंट तो कितना हो जाएगा? 6.29% लोग जो हैं, वो साहिबगंज जिले में निवास करते हैं, यानी एससी समुदाय से आने वाले। ठीक है? चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर बात किया जाए कि दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए दशक की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि 2001 में जो जनगणना हुई थी ना, उस टाइम जनसंख्या मान लें कि
एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 100 थी, ठीक है? लेकिन जब 2011 में जनसंख्या हो गया, तो ये बढ़ के हो गया आपका 1000, ठीक है? कितना परसेंट बढ़ा? 10% बढ़ा ना? तो इसी तरह इसी को कहा जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, कि 10 वर्षों में आपकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज की है। कितना हो गया इसका? 24.01% हो जाएगा आपका दशक की जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? कहाँ के? साहिबगंज जिले के, तो क्या हो जाएगा? 558 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? कितने लोग निवास करते हैं? 558 व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट है, सीधे-सीधे एग्ज़ाम में उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है? इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन हो, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है? आइए बात करते हैं लिंगानुपात की। देखिए, लिंगानुपात की जब बात करेंगे, तो कितने लिंगानुपात है इस जिले में? 952। और अगर बाल लिंगानुपात की बात कर ली जाए, तो कितनी हो जाएगी? 960। ठीक है? बाल लिंगानुपात में क्या आता है ना, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है? उसमें बाल लिंगानुपात को मतलब शामिल किया जाता है। देखिए, बात करते हैं साक्षरता दर की। तो देखिए, साक्षरता दर जो है साहिबगंज जिले की कितनी है? 52.04% है। कितनी है? 52.04%। यानी अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे, तो दूसरा स्थान है साहिबगंज का। ठीक है? सबसे कम किसका हो जाएगा? पड़ोसी में ही है इसका, पाकुड़, है ना? अगर बात करते हैं पुरुष साक्षरता की और महिला साक्षरता की, तो जो पुरुष साक्षरता दर है, वो है 60.34%, और जो महिला साक्षरता दर है, वो है 43.31%। ठीक है? क्या है? 43.31%। अगर बात करें आगे कि वाहन निबंधन संख्या कितनी है, देखिए, वाहन निबंधन संख्या मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग बाइक खरीदते हैं, तो जो नंबर दिया जाता है, जैसे JH01 हो गया तो रांची का हो गया, JH10 हो गया आप धनबाद का हो गया। ठीक है? उसी तरह से जो साहिबगंज का वाहन निबंधन संख्या है, वो JH18 है। ठीक है? क्या है? JH18। आगे देखते हैं कि प्रमुख नदियाँ, तो साहिबगंज जिले की जो प्रमुख नदियाँ हैं, कौन-कौन सी नदी है? आपका गंगा नदी हो गया, गुमानी नदी हो गया, बांसलोई नदी हो गया, ठीक है? मैं अगले वीडियो में एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँगा, है ना? आज हम लोग सामान्य परिचय को देख रहे हैं, और ये इस क्लास से कम आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न रहेंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए, है ना? और एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अगर कोई नोट डाउन नहीं करना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट डाउन अगर कीजिएगा तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना? आइए बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल या देखने योग्य स्थल के बारे में। देखिए, साहिबगंज जिला में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है? और ये जो क्षेत्र है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ना? इसलिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत मेहनत से मैंने नोट्स तैयार किया है, कम से कम 1 सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? आइए देखते हैं पर्यटन स्थल के बारे में साहिबगंज जिले से रिलेटेड। तो क्या है कि तेलियागढ़ी का किला, ठीक है? तेलियागढ़ी का किला, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये साहिबगंज में पाया जाता है। आपका भोगनाडीह, आप लोग तो जानते हैं भोगनाडीह, ठीक है? सिद्धू कान्हू से रिलेटेड है ये स्थल। पंचकठिया भी जो है, वो साहिबगंज जिले में पाया जाता है। अगर बात करेंगे संगरी ढलान की, ठीक है? ये भी साहिबगंज जिले में पाया जाता है। एक है विंध्यवासिनी, क्या है? विंध्यवासिनी, एक है शुक्रवासिनी, और एक है शिवगढ़ी। सभी चीजें जो है, वो साहिबगंज जिले में ही स्थित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका कन्हैया स्थल है, उसके बाद अकबरी मस्जिद भी जो है साहिबगंज में ही स्थित है, और एक क्या है कि मैना बीबी का मकबरा, ठीक है? मैना बीबी का मकबरा भी जो है साहिबगंज में ही है। मीरान का मकबरा की बात की जाए, तो ये भी जो है साहिबगंज में ही स्थित है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगर उधवा पश्चिम बिहार की बात करेंगे, तो 1991 में जिसको कि स्थापित किया गया था, साहिबगंज जिले में ही है। जीवाश्म उद्यान की बात करेंगे, ठीक है? और आपका मोतीझरा जलप्रपात की बात करेंगे, आपका डामाकोल जलप्रपात की बात करेंगे, तो सारा का सारा जो है साहिबगंज जिले में ही स्थित है ना? आइए अब आगे देखते हैं प्रमुख मेला। देखिए, साहिबगंज जिले में भी मेले लगते हैं,
जिनमें से कुछ प्रमुख मेले जो है इस प्रकार हैं। क्या-क्या है कि पहला है बिंदु धाम मेला, ठीक है? दूसरा है माघी पूर्णिमा मेला। अगर बात करते हैं प्रमुख जनजाति की, तो क्या हो जाएगा आपका शौर या पहाड़िया जनजाति लोग साहिबगंज में रहते हैं। दूसरा है माल पहाड़िया जनजाति लोग, फिर उरांव हो गया आपका, फिर खरवार हो गया, फिर संथाल हो गया आपका। इतनी सारी लोग जो है वो मतलब इतनी सारी जनजातियाँ प्रमुख तौर पर साहिबगंज जिले में निवास करती है, ठीक है? अगर खनिज की बात करेंगे हम लोग, अगर खनिज की बात करते हैं प्रमुख खनिज की, तो क्या हो जाएगा आपका कोयला, क्या हो जाएगा फायर क्ले, इमारती पत्थर, नीलम, गोमेद, बेंटोनाइट जिसे मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है? क्वार्जाइट, इतनी सारी खनिज जो होती है वो साहिबगंज जिले में पाई जाती है। अगर उद्योग की बात कर लेते हैं तो उद्योग में क्या आ जाएगा आपका मेटल प्रेस वर्क जो होता है वो, आपका टिन कैन विनिर्माण कंपनी जो होता है, ये सब जो प्रमुख उद्योग हैं साहिबगंज जिले से, ठीक है? आइए अब आगे बात करेंगे हम लोग। आगे क्या है ना कि साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी मिट्टी की जब बात की जाए तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल इलाके में, ठीक है? और जो अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी गंगा का जो क्षेत्र है उसके किनारे-किनारे आपको जलोढ़ मिट्टी दिखने को मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि साहिबगंज एकमात्र झारखंड का जिला है जिससे होकर क्या गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है? आइए अगला सवाल, अगला क्या टॉपिक है, अगला लाइन क्या है उसको देखेंगे कि संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू, सिद्धू हो जाएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का पैतृक गांव भोगनाडीह इसी जिले में पड़ता है। मैंने ऊपर भी आपको भोगनाडीह के बारे में बताया। यानी जो संथाल विद्रोह के जो नायक थे कौन कौन, चार भाई दो बहन, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है? वो भोगनाडीह गांव के ही निवासी थे, ठीक है? अगला देखते हैं क्या है कि राजमहल में अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात स्थित है जो काफी मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है। राजमहल में जो अजय नदी है वहां पे मोतीझरा जलप्रपात स्थित है, ठीक है? जो क्या करता है काफी मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग देखे भी होंगे मोतीझरा जलप्रपात को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये राजमहल में किस गांव के समीप ये पड़ता है, ठीक है? कहाँ पे स्थित है ये? आइए आगे बात करते हैं कि साहिबगंज के तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अभी हमने कहा कि बंगाल का जो प्रवेश द्वार है तेलियागढ़ को कहा जाता है। कहाँ पे है ये? साहिबगंज में स्थित है, ठीक है? अगला है कि अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उसने क्या किया कि 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल क्षेत्र की राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए दिल थाम के बैठिए, अच्छे से ध्यान पूर्वक देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, है ना? क्या कह रहा है कि अकबर का सेनापति था मान सिंह, उसने क्या किया 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल का राजधानी बना दिया था, है ना? कितना ऐतिहासिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है ये जिला, देखिएगा आप लोग, है ना? देखिए अगला है कि चीनी यात्री थे वैन सांग, वो संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में पहुंचे थे। भाई चाइना से व्यक्ति पहुंच गया राजमहल, है ना? कितने माने ऐतिहासिक महत्व वाले जिले में आप लोग रह रहे हैं, है ना? आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप लोग साहिबगंज जिले के निवासी हैं, है ना? देखिए आगे देखते हैं कि जिसे इसने किंचिंग कोयला कहा, जहाँ उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई थी। यानी जो वैन-सांग थे इसने ये जो राजमहल का जो क्षेत्र था, जो संथाल परगना का इलाका था, इसको क्या कहा था? किंचिंग कोयला कहा था, ठीक है? आइए आगे देखते हैं कि वैन-सांग जो थे उसने झारखंड को क्या कहा था? कीनासुफालाना या फिर कर्णसुवन कहा था, झारखंड क्षेत्र को, ठीक है? आइए अगला देखते हैं क्या है कि बेंटोनाइट जो है वो साहिबगंज में पाया जाता है। मैंने कहा बेंटोनाइट माने मुल्तानी मिट्टी होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मुल्तानी मिट्टी होता है जो मुँह में थोपा जाता है, ग्लेजिंग लाने के लिए, गोरा होने के लिए। बहुत सारे लोग आप लोग लगाते होंगे और आजकल तो ये फैशन हो गया है मुल्तानी मिट्टी, है ना? देखिए अगला है कि मेघालय के शिलांग का पठार राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का ही हिस्सा है। भाई मेघालय चले जाइए, वहाँ का जो शिलांग का पठार है ना, वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का ही हिस्सा है, जो बीच में नदियों के द्वारा कट गया है। किसके द्वारा कट गया? नदी के द्वारा कट गया, जिसे क्या नाम दिया गया? मालदा गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है? आइए अगला देखते हैं कि राजमहल का निर्माण जुरासिक कल्प होना चाहिए, यहाँ पे जुरासिक कल्प में हुआ था, ठीक है? कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है लेकिन मेरे से मिस्टेक नहीं होगा, है ना? कब हुआ था राजमहल का निर्माण? जुरासिक कल्प में हुआ था।
आइए आगे देखते हैं कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के नायक की बात की जाए तो बच्चा बच्चा इनसे प्रसिद्ध होंगे। कौन है वे स्वतंत्रता सेनानी? सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है। अगला है कि उधवा झील पक्षी विहार के बारे में थोड़ी-सी जानते हैं। उधवा झील पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। अगर क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो 5.65 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा उधवा पक्षी विहार का। ठीक है, कहाँ पे है ये? ये साहिबगंज जिला में पड़ता है उधवा पक्षी विहार, है ना? अगर वन्य जीव की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे बनकर, कौवा, बटान, किंगफिशर। क्या है? बनकर, फिर कौवा बटान हो जाए, कौवा, फिर बटान, फिर किंगफिशर, इतने सारे जीव वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना? अगर विशेषता की बात किया जाए, उधवा पक्षी विहार की क्या विशेषता है, तो इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। प्रवासी पक्षी मतलब क्या होते हैं कि सीज़न में कभी-कभी कभी-कभी नहीं, हर साल बहुत दूर-दराज से पक्षी यहाँ पे शरण लेने आते हैं, रहते हैं 3-4 महीना, फिर चले जाते हैं वापस, है ना? चलिए, अगला देखते हैं कि राजमहल पक्षी विहार, राजमहल फॉसिल्स अभयारण्य जिसे कहा जाता है, राजमहल पक्षी विहार के बारे में थोड़ी-सी बातें जानेंगे। देखिए, इसके क्षेत्रफल की जब बात करते हैं राजमहल पक्षी विहार की, कितना 6.6 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कौन से जिले में है? तो ये साहिबगंज जिले में है। ठीक है, वन्यजीव की बात करेंगे, तो इसमें कबूतर मिलेंगे आपको, मधुमक्खी मिलेंगे, बुलबुल मिलेंगे, बुलबुल पक्षी होता है, ठीक है? और खंजर मिलेंगे, सारे के सारे पक्षी है ना? अब आइए आगे थोड़ी-सी और भी चर्चा करते हैं। देखिए, साहिबगंज में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 573.95 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल क्षेत्रफल का 27.82% है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो 2021 का वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये दिया गया है। और इस साहिबगंज में अगर टोटल वन की बात करेंगे तो 573.95 वर्ग किलोमीटर वन पाया जाता है। ठीक है, अगर पूरे जिले की जो टोटल एरिया का परसेंटेज निकालेंगे टोटल क्षेत्रफल का, तो 27.82% भाग पर क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है? बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे जंगल पाया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? और मैं आप इतनी मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ और फ्री में अवेलेबल कराता हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है मेरे लिए, है ना? और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपने अगर डे 1 से डे एंड तक मेरा क्लास कर लिया, है ना? मात्र 5 से 6 दिन, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो 50 में 50 आराम से करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा में मेरे बहुत सारे छात्रों ने 50 में 50 स्कोर किया है, जो कि 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी। आइए अगला देखते हैं कि झारखंड में अवर्गीकृत वन जो है वो कुल कितना है? 1696 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना 6.75% है। देखिए, अवर्गीकृत वन की जब बात करेंगे ना, तो अवर्गीकृत वन मतलब क्या होता है? जैसे कि छोटा-छोटा झाड़ी हो गया, छोटा-छोटा जंगल हो गया, छोटा-छोटा, ठीक है? उसी को अवर्गीकृत वन में शामिल किया जाता है। टोटल कितना है इस प्रकार के वन? 1696 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? और जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 6.75% है। और यहाँ पे नोट है, तो नोट में क्या लिखा है कि सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन जो है, वो साहिबगंज जिला में पाया जाता है। यानी पूरे झारखंड में अगर सर्वाधिक अवर्गीकृत वन की बात करेंगे, तो वो साहिबगंज जिला में ही पाया जाता है। है ना? आप लोग को कहीं अगर समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है? कहीं कोई तो अगर सवाल पूछना हो, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आपके कमेंट का भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं। प्रमुख व्यक्ति कौन है? साहिबगंज जिले में तो संजय पुगालिया, मैं बताऊँगा अगले वीडियो में संजय पुगालिया के बारे में, है ना? और वर्तमान अगर उपायुक्त की बात करते हैं, तो वो है हेमंत सती। कौन है? हेमंत सती। देखिए, इलेक्शन के बाद ना बहुत सारे जो डीसी हैं, वो चेंज हो जाते हैं, है ना? चेंज हो गए हैं। तो हेमंत सती जो है, वो जब हमने नोट्स बनाया था, उस टाइम हेमंत सती थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में साहिबगंज के उपायुक्त कौन है? क्या हेमंत सती ही हैं या फिर चेंज हुए हैं? अगर वर्तमान में पुलिस अधीक्षक की बात करते हैं, तो आपका कुमार गौरव हो जाएँगे, ठीक है? और कुल ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है?
कुल साहिबगंज जिले में अगर कुल ग्राम पंचायत की संख्या की बात करेंगे तो 166 हो जाएगा, 166। और कुल गाँव की संख्या कितनी हो जाएगी? 1349 गाँव हो जाएँगे, है ना? तो इस प्रकार से आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके क शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।